अच्छा देखें, मार्क स्कीम से भी कुछ चीज़ें और पेपर से भी ना मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो ज़रा एक दफ़ा उनसे गो थ्रू हमें होना चाहिए। जब आप पेपर 2 अटेम्प्ट करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन का पेज आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम लिखना है, यानी अपना नेम लिखना है, सेंटर नंबर लिखना होगा और कैंडिडेट नंबर लिखना होगा। उसके बाद आपके पास 1 आवर 45 मिनट्स का टोटल टाइम है, तकरीबन 1.25 घंटे। यू मस्ट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर, सारे आंसर्स आपको इसी पे लिखने हैं। नो एडिशनल मटेरियल्स आर नीडेड। सेक्शन ए के बारे में इंस्ट्रक्शन है कि आंसर ऑल क्वेश्चंस, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। नॉर्मली 7 to 8 क्वेश्चंस ये पेपर इसके सेक्शन ए में होते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं और 3 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से कोई से 2 आपको सिलेक्ट करके वो सॉल्व करना है। यूज अ ब्लैक और डार्क ब्लू पेन। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पेपर हमेशा ब्लैक पेन से सॉल्व करें। उसकी रीजन ये है कि आपके जो पेपर्स है ना, ये हार्ड कॉपी की फॉर्म में कहीं जाकर चेकिंग वगैरह इनकी नहीं होती, बल्कि यहाँ से ना इनको स्कैन किया जाता है और स्कैन करके इनको कैम्ब्रिज भेजा जाता है। वहां पे फिर जो भी पेपर चेकिंग की टीम होती है ना, उनके पास एक एक क्वेश्चन चेकिंग के लिए जा रहा होता है। तो स्कैन भी इस तरह नहीं होते कि पूरा पेपर एक साथ स्कैन हो, या कम से कम एक शीट एक साथ स्कैन हो। स्कैनिंग के अंदर वो ये करते हैं कि स्कैन करने के बाद क्वेश्चन वाइज जो है ना उसके डिफरेंट पीसेस कर देते हैं। हर पीस यानी हर क्वेश्चन अलग अलग चेक हो रहा होता है। तो फिर इसी तरह राइट योर नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर, और फिर राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो वो ये करते हैं कि किसी क्वेश्चन का कितना आंसर होना चाहिए ना, उस लिहाज से एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक आंसर को उस स्पेस से यानी एक्सीड करवाएंगे ना, तो फिर जब उसका आंसर स्कैन होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी और आपके मार्क्स उसमें माइनस हो सकते हैं। तो ज्यादा लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, ये भी हमें पास पेपर करके भी आइडिया हो जाएगा। टू द पॉइंट लिखना होता है और जितनी स्पेस प्रोवाइडेड है उतने ही वर्ड्स में आप अपना आंसर आर्टिकुलेट करके उसमें लिखें, तो ये अच्छी बात होगी। फिर इसी तरह से डू नॉट यूज एन इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड। डू नॉट राइट ऑन एनी बार कोड। बार कोड आपको यहाँ पे साइड पे भी नजर आ रहा है ना। अब बाजू का ये होता है कि बच्चों के पास फ्री टाइम होता है तो उनको और कुछ नहीं समझ में आता, तो बार कोड पे कलरिंग करने बैठ जाते हैं। तो ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, यू मे यूज अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इसमें अलाउड है। यू शुड शो ऑल योर वर्किंग एंड यूज अप्रोप्रिएट यूनिट्स। जी, तो वहां पे आपको कोई वर्किंग या कोई और ऐसा काम नहीं करना होता। पेपर 1 में तो सिर्फ एक ऑप्शन जो आपने करेक्ट किया ना, वो आपकी आंसर शीट होती है, उसमें फिल इन करना होता है बॉक्स को। यहाँ पे आपको वर्किंग भी शो करनी है और यूनिट्स भी स्पेसिफाई करनी चाहिए। पढ़ा जी। फिर जब उसका क्वेश्चन आएगा ना भी पास पेपर में, तो मैं दोबारा भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। अच्छा, इंफॉर्मेशन। द टोटल मार्क्स फॉर द पेपर इज 75। ये फिक्स होता है हर पेपर 2 इसी मार्क्स में होता है। द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन और पार्ट क्वेश्चन इज शोन इन ब्रैकेट्स। तो वो मार्क्स भी हमें आइडिया देते हैं और स्पेस भी आइडिया देती है कि किसी क्वेश्चन का क्या। अब देखें यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दोबारा आ गई कि आंसर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, आंसर इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 1 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। फिगर 1.1 is the distance time graph for a skydiver who jumps from a balloon at time t is equal to 0। अच्छा, ये आपके पास ग्राफ है, क्या क्या नजर आ रहा है इसमें आपको? हाँ, डिस्टेंस टाइम का मतलब है वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस डिस्टेंस इन्होंने 0 से लेकर 2500 मीटर्स है, ये मेंशन किया है। हाँ, टाइम 0 to 50 सेकेंड्स का है और सेकेंड्स उसकी यूनिट है। अच्छा, अब ग्राफ में देखिए, प्लॉट में आपको क्या नजर आ रहा है? ओके,
Sir, first and then slowly it starts. First it's constant. More distance, more acceleration. More distance. इंक्रीजिंग इंक्रीज हो रहा है ना कम कहाँ तक? डिस्टेंस 2000 Constant acceleration. कांस्टेंट एक्सेलरेशन. Yes. ओके, अच्छा ये बताएं ग्राफ से आपको क्या पता चलता है? कैसे? Distance upon time. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? Distance upon time. Equals to distance upon time. देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे ना, तो ग्रेडियंट से आपको क्या पता चलेगी? स्पीड. उसमें भी यही करेंगे ना, आप डिस्टेंस की वैल्यू y एक्सिस से देखें और आप टाइम की वैल्यू x एक्सिस से देखेंगे. तो जो प्योर अगर हम ग्राफ वाइज देखें ना, तो हमें आंसर ग्राफ की टर्म में अगर देना है ना, तो हम ग्रेडियंट की बात करें. तो हम कोई दो पॉइंट्स लेंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल. ग्रेडियंट हमेशा यही फाइंड करते हैं ना कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा. गुड, यानी वो चेंज होता है. और फिर आप उसकी वो जो अगर वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो उसमें आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? y2 माइनस y1. ठीक है, यानी राइज अपॉन करना होता है. वर्टिकल चेंज को आपने डिवाइड करना होता है हॉरिजॉन्टल चेंज से. अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे कि यहाँ वाला पोर्शन आपको स्ट्रेट लाइन है, स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है. ओके, अब ये बताएं कि क्या इस पूरे ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट है? नहीं. हाँ, एट द स्टार्ट द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट? बिकॉज इट इज अ कर्व. ठीक है, फ्रॉम 0 to 10 seconds you can, the graph is a curve. कर्व में क्या होता है? कर्व के ग्रेडियंट की क्या नेचर होती है? नहीं, वो जो कर्व जहाँ होते हैं वहाँ पर स्ट्रेट लाइन. जी माहिन आप बताएं. देखें, कर्व का ग्रेडियंट चेंज हो रहा होता है. कर्व का ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज होता है. क्यों चेंज होता है? क्योंकि देखें, कर्व के अंदर ना डायरेक्शन सेम नहीं रहती, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ना. तो कर्व का ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें कर्व के किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए, तो फिर हम वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. देखें, ये कर्व है ना, अगर आपको किसी एक पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट, पहली बात याद रखें, कर्व में हर पॉइंट पे चेंज होता है. अगर आपको किसी एक पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए, तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. इस टेंजेंट लाइन का जो ग्रेडियंट आएगा, वो कर्व के उस पॉइंट का ग्रेडियंट होगा. सही है? अगर हमें ये बातें नहीं पता होंगी ना, तो फिर हम ये वाले क्वेश्चंस भी सही से नहीं कर सकते. तो अगर हम 0 to 10 की बात करें, तो यहाँ पर एक कर्व है. कर्व का मतलब है द ग्रेडियंट इज चेंजिंग, और ग्रेडियंट यहाँ पर स्पीड को शो कर रहा है ना, तो स्पीड चेंज हो रही है. जब स्पीड चेंज होती है, तो क्या एक्सेलरेशन 0 होता है या उसकी कोई वैल्यू होती है अदर देन 0? ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है. लेकिन जब ये लाइन स्ट्रेट हो गई, ग्रेडियंट फिक्स हो गया, तो इसका मतलब है कि अब स्पीड चेंज, तो अब एक्सेलरेशन 0 होगा. ओके, तो दो पोर्शंस हैं, एक है 0 to 10 और दूसरा पोर्शन हम 10 to ऑनवर्ड्स यानी 50 तक बना सकते हैं. अब पार्ट ए में कह रहे हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर फ्रॉम व्हेन ही जंप्स अंटिल ही रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? When the resultant force is 0. रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी, तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन 0 होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, और अब वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज नहीं होगी. सही. तो मैं दोबारा बताता हूँ, पहले आप टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन लिख लें कि टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. Terminal velocity is the maximum value of the velocity
terminal velocity is the maximum value of the velocity after which the speed does not increase further. The speed does not increase further. The acceleration becomes zero. The acceleration becomes zero. And zero acceleration shows that the resultant force has also become zero. अब बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, देखें एक्सेलरेशन रिलेटेड होता है हमेशा किससे? फोर्स से. Whenever there is a resultant force, there would be acceleration. और अगर किसी केस में एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है ना, तो वो हमें ये भी बता रहा है कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स भी क्या हो रही है? वो भी जीरो हो रही है. अच्छा, अब आप इसको यूं देखें. फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे डाउनवर्ड फोर्स 10 न्यूटन की लग रही है और अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस 5 न्यूटन की अप्लाई हो रही है, तो क्या इसकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी या नहीं होगी? नहीं होगी. सेम नहीं है, इस वजह से जीरो नहीं है. इसका मतलब है एक नेट फोर्स इस पे एक्ट करेगी किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड 5 न्यूटन की. ये 5 न्यूटन की डाउनवर्ड नेट फोर्स ऑब्जेक्ट को क्या करवाएगी? जी क्या करवाएगी? एक्सेलरेट करवाएगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करवाएगी. और इसकी हाँ नहीं, देखे ना, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है. ठीक है, और जब वो पुल कर रही है तो वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट भी करवाएगी. तो ऑब्जेक्ट अभी जिस स्पीड से डाउनवर्ड आ रहा है ना, हर थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड में क्या होता रहेगा? एक इंक्रीमेंट होता रहेगा. अनटिल एंड अनलेस आपके पास डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए 10 न्यूटन की. अब इस ऑब्जेक्ट पे कोई डाउनवर्ड या कोई नेट फोर्स है? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब होगा कि अब इसके अंदर फर्दर कोई एक्सेलरेशन, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होते होते जिस वैल्यू पे पहुंच गई है ना, अब वो वैल्यू क्या बन जाएगी? नहीं, वो टर्मिनल स्पीड बन जाएगी. एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा लेकिन स्पीड तो बढ़ रही थी ना, बढ़ते बढ़ते वो एक वैल्यू पे पहुंच गई. वो वैल्यू अब क्या बन जाएगी? अब देखें आपने क्या लिखा कि टर्मिनल वेलोसिटी is the maximum value of the speed after which the value or the speed does not increase. जितनी इंक्रीज होनी थी हो गई. अच्छा, ये कब होता है? जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है. और एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? when the net force or the resultant force becomes zero. ग्राफ में कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी जगह है जहां तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है. चेंज ऑफ स्पीड शोज के एक्सेलरेट हो रहा है. और जहां से स्पीड चेंज नहीं हो रही वो फिर वैल्यू हाँ 10 to 50. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि पार्ट 1 में डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर between t is equal to 0 and t is equal to 20 seconds. जी 0 पर it's constant और 20 पे it's accelerating. नहीं, ये कैसे? हाँ, और 10 से 20 तक constant. the object is accelerating between t is equal, वही स्काई डाइवर कह सकते हैं. द स्काई डाइवर इज एक्सेलरेटिंग टिल 10 seconds and after 10 seconds his speed is constant. ठीक है, 10 seconds.
ये देखें, पहला पॉइंट है एक्सेलरेटिंग और इंक्रीजिंग स्पीड, और दूसरी बात क्या इन्होंने लिखी है, ही रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड। सही, तो ये दो बातें उसमें मेंशन होनी चाहिए। अगर आप टाइम के साथ मेंशन कर दें तब भी ठीक है, वरना विदाउट टाइम मेंशन कर दे कि इनिशियली ही इज एक्सेलरेटिंग एंड आफ्टर सम टाइम हिज स्पीड बिकम्स कांस्टेंट। ये दो पॉइंट्स हैं जो हमें इस पोर्शन में नजर आ रहे हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 20 seconds in terms of the forces acting on him. पहले forces were not equal. Initially there was a resultant force or net force acting on the sky driver which was making him to accelerate, and after some time the forces became equal and the net force becomes 0, so the acceleration also becomes 0 and the skydiver has reached his terminal velocity. ठीक है, तो दोनों बातें आपने लिखनी है। पहली बात, अब देखें 3 मार्क्स का है, तो फर्स्ट पॉइंट हम ये बनाएंगे कि इनिशियली द नेट फोर्स इज नॉट 0 एंड एज अ रिजल्ट ही इज एक्सेलरेटिंग। सेकेंड पॉइंट ये बनाएंगे कि आफ्टर सम टाइम द फोर्सेस एक्टिंग become balanced and the net force becomes 0. और थर्ड पॉइंट ये बनाएंगे कि from this instance his velocity is not changing, he has reached the terminal value of the velocity. लिखें इसको, तीनों पॉइंट्स लिखें अपनी कॉपी में। हाँ वही करेंगे ना, अब आज की क्लास में तो ऐसे ही करेंगे ना। अभी लिखेंगे, आंसर लिखें आप अपनी कॉपी पे। प्रीवियस भी लिखना है, वो 2 मार्क्स का है, और ये भी लिखना है, ये 3 मार्क्स का आंसर है। जी, नंबर 1, initially there was a net force acting on the skydiver and as a result he was accelerating. And as a result he was accelerating. ये देखें, आप खुद लिखें ना तो ज्यादा अच्छा है। पॉइंट वही है, बात वही है, अपने वर्ड्स में लिखें। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 seconds or so, यूं भी लिख सकते हैं। The net force becomes 0 or so, यानी उसके आसपास the net force becomes 0। ये आप इंडेक्स में क्यों आंसर लिख रहे हैं? अच्छा, तो कोई वो ले लें, लूज शीट्स वगैरह ले लें, उसमें स्टेपल भी हो जाएंगे। पीछे से पेजेस अलग करके उसमें लगा। After 10 seconds or so, the net force becomes 0 and the skydiver stops accelerating. And reaches his terminal velocity. Terminal velocity of बस terminal velocity. ओके, लास्ट पार्ट अब आ रहा है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि यूजिंग 3 पॉइंट्स हैं, he reaches his terminal velocity। ठीक है, आए जरा मार्क्स स्कीम भी देख लेते हैं ना। देखें, मार्क्स स्कीम ये बता रही है कि आपको क्या बताना है। इनिशियली एक्सेलरेशन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट ओनली, या हम यूं भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट लार्जर देन द एयर रेजिस्टेंस फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 10 seconds। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखा कि एक नेट फोर्स एक्ट कर रही है, और वो नेट फोर्स जाहिर है कौन सी होगी, जो डाउनवर्ड फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। उसके बाद हमने क्या लिखा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है, नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0। ठीक है, अब वो क्यों 0 हुई, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड फॉल कर रहा होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती है, और उसकी स्पीड के बढ़ने के साथ साथ जो वो एयर रेजिस्टेंस फेस कर रहा होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये एयर रेजिस्टेंस की फोर्स इंक्रीज होकर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। जैसे ही वो उसको बैलेंस करेगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0।
और जब नेट फोर्स 0 होगी तो अब फर्दर एक्सेलरेशन नहीं होगी, टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाएगी। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस और बिकम 0, फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो गई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो गई है। तो बस आपने ये 3 मेन बातें लिखनी है कि पहले नेट फोर्स 0 नहीं थी, बाद में 0 हो गई, और फिर एक्सेलरेशन पे क्या असर होगा वो आपने बताना। फोर्सेस का इस तरह नेम लिख लें जैसे मार्क्स स्कीम में, तो भी ठीक है, नेम ना लिखा हो तब भी कोई इशू नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि नेट फोर्स की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। Part B, using figure 1.1, determine the terminal velocity of the skydiver. On figure 1.1, indicate any values used for your calculation. अब आप फिगर पे आ जाएं, यानी ग्राफ पर आ जाएं, आपने टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होंगे? 2 पॉइंट्स लेने होंगे। फर्ज करें एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है? 40. तो एक्स कोऑर्डिनेट 40 हो जाएगा, और स्पीड की वैल्यू है यहाँ पर 1500, 1600, 1700। तो 40 और 1700 ये आपका एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये होना स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन पे चाहिए, ये जरा मुश्किल होगा। 30 लेने, 25 वाले लेने, 25 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं। देखें ये रहा, इसमें 25 है और स्पीड की वैल्यू ऑलमोस्ट 1000 है। ठीक है, ये अब आपने मेंशन कर दिया ग्राफ के ऊपर कि आपने कौन सी 2 वैल्यूज कंसिडर किया। तो आपने एक पॉइंट कंसिडर किया 40 और 1700, दूसरा पॉइंट आपने कंसिडर किया 25 और 1000। अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए या टर्मिनल स्पीड के लिए आप ग्रेडियंट का मेथड यूज कर लेंगे। तो आप चेंज इन स्पीड को डिवाइड करेंगे चेंज इन टाइम से। तो आपने 1700 माइनस 1000 किया, और डिनोमिनेटर में आपने 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास आ रहा है 700 डिवाइडेड बाय 15। देखें क्या आंसर आ रहा है इसका? 46.66। अच्छा, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है। आपको फिजिक्स में सारे आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देने हैं। राउंड ऑफ करें तो हाँ, तो आपके पास 47 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड आनी चाहिए। सही है? अच्छा, अब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, इसके लिए टोटल टाइम आपके पास कितना होगा? 10 मिनट्स होते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट्स होते हैं, लिख लें इसको। हाँ, 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं। नहीं, देखें, सेक्शन ए के 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स का टाइम अप्रोक्सीमेटली होता है। और सेक्शन बी में आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें आपके पास ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का टाइम होता है। तो आप 70 प्लस 30 कर लें, कितने हो गए? 100, और आपके पास टोटल टाइम 105 मिनट्स, 45 मिनट्स है ना। तो यानी आपके पास तकरीबन ये होता है कि आपने हर क्वेश्चन सेक्शन ए का 10 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पे चलें। ठीक है, एक दफा मार्क्स स्कीम भी देख लेते हैं इसकी। तो ये कह रहे हैं कि 48 से 52 में आपके पास आंसर आना चाहिए। सही नहीं है ना? हमारा 47 आया ना। 48 to 52। अच्छा, मैं ये जो हमने वैल्यू लिया ना, अगर हम अगर हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं ना, 30 वाला, तो 30 पे आपकी हाँ, ये तकरीबन 1250 के आसपास की वैल्यू होगी।
चले 40 कर लेते हैं। 700 upon 10 करो। 30 और 12 40, मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। 30 और 12 40। 46 सर 46 हमारे कैलकुलेटर में अब क्या आंसर आ रहा है? 46 आंसर आ रहा है। ओहो, ये तो और खराब हो गया है। सर और अच्छा ऐसा करते हैं, और नीचे जाना चाहिए। नहीं नहीं, और नीचे जाना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, दूसरा पॉइंट ना 50 पे आ जाता है, 50 पे कर लेते हैं। असल में वो कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वो हम एग्जैक्टली मेंशन नहीं कर सकते। क्या मेंशन है? नहीं है ना, नहीं, ये हमने अंदाजा लगाया, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। 0 से 20 सेकंड पर जाना बस स्ट्रेट हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं ना, उस स्ट्रेट लाइन पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लें। तो 21 22, ये देखें यहाँ पे ना 2200 है, अब एग्जैक्ट 50 आ जाएगा। देखें 10 हो गया और 500 हो गया। 500 डिवाइडेड बाय 10, हाँ नहीं नहीं कैसे, हाँ तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 10 भी होगा ना, ठीक है, ये अब आपका करेक्ट आंसर है। हाँ तो अब आपके ना ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर आप लिखेंगे 2200 माइनस 1700 और डिवाइडेड बाय 50 माइनस 40, तो 7 जी, तो 500 डिवाइड हो रहा होगा 10 से, 50 आपका आंसर आएगा, 50 मीटर्स पर सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर है जी। अब फाइनली सही आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलें। जी जी लिख लें। जो मैं नोटिंग कर रहा हूँ ना, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो फिर आप अपने पास प्रिंट आउट जब लेंगे ना, उसको लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure 2.1 shows a satellite moving at a constant speed in a circular orbit around the earth। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास इस सैटेलाइट की स्पीड क्या है। अब पहला सवाल ये है कि क्या इस सैटेलाइट के अंदर कोई एक्सेलरेशन होगा। सही, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जी शायमा, इसमें एक्सेलरेशन होगा? अच्छा चले अब लिखें इस बात को, इसमें एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर, so velocity has its magnitude as the speed of the object। देखें वेलोसिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाती है, और साथ साथ क्योंकि वो वेक्टर है ना, तो उसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है ना, वो भी वेलोसिटी का पार्ट होती है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है। हाँ, तो सैटेलाइट की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन सैटेलाइट किस तरह घूम रही है, सर्कल में ना, तो सर्कुलर पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है ना, तो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन देयर, बिल्कुल हर पॉइंट पे, तो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन इन द सैटेलाइट। ठीक है, इस एक्सेलरेशन का ना एक खास नाम भी है, वो भी आप चाहें तो लिख लें। इसे हम कहते हैं
सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। हाँ, वो फोर्स होती है ना, ये सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन है। हाँ, ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। Centripetal acceleration is always directed towards the center of the circle. Okay. अब बस एक क्वेश्चन और है, क्या इस पे कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी? अच्छा, नेट फोर्स एक्ट कर रही, कैसे करेगी, कैसे करेगी, क्यों करेगी, रीजन क्या है? और चेंज इन डायरेक्शन भी इसका सही आंसर है, वरना इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि आप ये सोचें कि क्या इसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जब भी होता है नेट फोर्स की वजह से होता है। सो देयर इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये बताएं नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ना, वही फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होता है। तो अगर इसमें एक एक्सेलरेशन है ना जो कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, तो देयर वुड बी अ नेट फोर्स आल्सो व्हिच वुड बी डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब लिखें, when an object is performing circular motion, when an object is performing circular motion, when an object is performing circular motion, it will always have a centripetal acceleration. Even if its speed is constant. Acceleration. Even if its speed is constant. Which implies that there must be a net force acting on the object. There must be a net force acting on the object. This net force is directed towards the center of the circle, as is the direction is directed towards the center of the circle, as is the direction of the centripetal acceleration, as is the direction of the centripetal